मिल रही है। पाटलिपुत्र की फुलवारी शरीफ बूथ पर यहाँ पर ईवीएम खराब हो चुका है, जिसके कारण आपको बता दें कि अब मतदाता जो है वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही लंबी कतार में यहाँ पर मतदाता खड़े हैं। तो बिल्कुल एक धूप है, गर्मी है और इस बीच ईवीएम के खराब होने की वजह से मतदाता कतारों में खड़े हैं। मतदान रुका हुआ है। आपको बता दें कि और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए, हमारे साथ हमारे मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेहमानों के पास चलेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ पहले कामरान जुड़े हुए हैं। कामरान, क्या कुछ अपडेट है गोड्डा में? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और हम अभी देवघर में मौजूद हैं, तो कई लोग जो यहाँ पर जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया वो स्पेशली अपने वोट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप रांची से यहाँ पर आए हैं वोट करने के लिए, क्या कहना है? वोट तो लोकतंत्र का महापर्व है और इस अवसर पर देख रहे हैं कितना धूमधाम के साथ दिनों दिन कितनी प्रगति हुई, कितना उत्साह बढ़ा है। मेरा यही कहना है कि तमाम जनता से कि उत्साहपूर्वक सबसे पहले वोट कीजिए। जो नारा है पहले मतदान तब जलपान, उसका अनुपालन करना चाहिए। चढ़ बढ़ करके हर एक मतदाता को वोट देना चाहिए। अधिक से अधिक घर से निकल करके वोट दीजिए और इस लोकतंत्र पर्व में, महापर्व में अपना योगदान दीजिए। बिल्कुल, लोग अपील भी कर रहे हैं वोट करने को लेकर। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सबसे खास बात, यहाँ पर एक वोटर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जो जी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है, उसके बाद वो सेल्फी पॉइंट में पहुँच इस तस्वीर को अपने मोबाइल पर कैद कर रहा है, क्योंकि ये महापर्व है और महापर्व की यादें जो हैं वो हमेशा के लिए रहनी चाहिए। अगला जो चुनाव होगा वो 5 साल के बाद होगा। इनसे बात करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर या कैसा? फर्स्ट टाइम। कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा एक्सपीरियंस है। क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर गोड्डा में? I don't want to give any point of view. I'm so sorry. लेकिन जहन में है ना तमाम चीज़ें, विकास हो, क्या चीज़ कुछ कैसा चल रहा है? अगर इस लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कैसा चल रहा है? I don't have any point of view. I'm so sorry. अच्छा, एक्सपीरियंस अच्छा रहा? अपील करेंगे लोग जो नहीं पहुंचे अभी तक वोट करने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल। वोट दीजिए कि जो अभी तक वोट नहीं किए प्लीज़ यहाँ पर आकर वोट करें। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए क्योंकि मतदाता हैं वो अपने उस चीज़ को रिवील नहीं कर रहे हैं कि कैसे लोगों को उन्होंने, कैसे प्रत्याशी को उन्होंने वोट दिया है। लेकिन साफ तौर पर आप बताएं, फिर भी एक एक्सपीरियंस और बता दीजिए, कैसा रहा यहाँ पर? कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसा होता है एक्सपीरियंस, हमें जाकर बस वोट देना। लोकसभा में आप फर्स्ट टाइम कर रही हैं, ये कैसा रहा? कि क्या बस यहाँ की सिस्टम को देखना है, लाइक कैसे वोटिंग सिस्टम चल रही है, दैट्स इट। और एक्सपीरियंस ये है, क्राउडेड है, मैनेजमेंट में थोड़ी सी लाइक फ्लॉ है कि लाइक बहुत स्लो प्रोसेस में सारी काम चल रही है। तो ऑब्वियसली रिक्वेस्ट है कि उस प्रोसेस को थोड़ा फास्टन कराया जाए। अपील लोगों से जिन्होंने नहीं दिया है वोट, अभी जिन्होंने नहीं दिया है वोट, उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि लाइक आकर अपनी वोट दें और अपनी जिम्मेवारी को पूरी करें। चलिए, थैंक यू। आकर अपने वोट दें और अपनी जिम्मेदारी को पूरी करें, ये अपील जो है वो मतदाता करते हुए नजर आ रहे हैं। विकास, जिस तरीके से माहौल है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा भीड़ हुई है, कतारबद्ध लोग यहाँ पर हैं, क्या लग रहा है कि लोग पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं अपनी भागीदारी? बिल्कुल, देखिए कि जिस तरह से इस स्कूल परिसर में मतदान केंद्र बनाया गया है, मतदाता सुबह से ही अपनी उत्साह दिखा रहे हैं और भारी से भारी संख्या में मतदाता यहाँ पे चलिए, बिल्कुल कामरान, अगर हम मेहमानों की बात करें तो मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें इस बात को लेकर थोड़ी नाराजगी, या यूं कह लें थोड़ी शिकायत है कि व्यवस्थाएं और बेहतर होनी चाहिए थी, व्यवस्थाएं और दुरुस्त होनी चाहिए थी। चलिए, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से सुनील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा संतोष कुमार सरस जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ऐश्वर्या जी बिल्कुल, और इसी बीच अब हमारे साथ हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे भी जानकारियां और तस्वीरें हम देखेंगे और जानकारियां लेंगे। लेकिन इस बीच हम सुनील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, नोएडा स्टूडियो से हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, और संतोष कुमार सरस जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ऐश्वर्या, एक पटना से भी हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी हम
तारुफ करवा देते हैं। प्रवीण बागी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एमके सिंह जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और इसके अलावा शोभित सुमन जी जुड़े हुए हैं, ये भी चुनाव विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। ऐश्वर्या जी बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ सुनील गुप्ता जी भी जुड़े हैं और संतोष कुमार सरस जी हमारे साथ यहाँ पर नोएडा स्टूडियो में हैं। तो मैं सबसे पहले संतोष कुमार सरस जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी और इनसे मेरा सबसे पहला सवाल होगा कि बिहार की आज 8 सीटों पर मतदान होने जा रहा है और आज जो है लास्ट फेज है, 7वां आखिरी चरण है। इसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन बिहार में जिन 8 सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है, इन 8 सीट जो है ये कितना महत्वपूर्ण हो जाते हैं देश के चुनाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो, या फिर बिहार में कहें, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, तो इन 40 लोकसभा सीटों के लिहाज से भी ये 8 सीट कितना महत्वपूर्ण है आपके लिहाज से? सबसे पहले धन्यवाद आपका, आपने हमें यहाँ बुलाया, मौका दिया। और जहाँ तक आपके सवाल का जवाब की बात है, उसमें यह है कि अब एक एक सीट इम्पॉर्टेंट हो गया है। जो शुरुआत में लग रहा था कि एक तरफा सब कुछ हो रहा है, 400 पार का जो नारा था, घटते घटते बहुत सारी चीज़ें हो गई। आप देखें कि एक एक सीट अब इम्पॉर्टेंट है। हर सीट जो भी वहाँ पर अभी चुनाव हो रहा है, हालांकि ये 8 सीटों में मैं समझता हूँ कि एनडीए का पलड़ा भारी है, क्योंकि लगभग सारी सीटें इन्हीं की है। तो और अगर वोटिंग अच्छी होती है, जैसा कि हर कोई अपील कर रहा है, अगर वोटिंग अच्छी होती है तो ये एनडीए के पक्ष में जाएगा। लेकिन जो गर्मी है और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज पहले भी कम रहा है और गर्मी कम नहीं हुई है, तो अगर वोटिंग परसेंटेज कम रहती है तो ये एनडीए के लिए ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल। और इस बीच हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लालू प्रसाद यादव वोट डालने पहुंचे हैं पाटलिपुत्रा सीट पर। उनकी बेटी चुनाव मैदान में है, मीसा भारती, और वहां पर लालू यादव इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव प्रचार भी किया था। सारण, जहां पर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही थी, और मीसा भारती जो पाटलिपुत्र से मैदान में है, वहां पर भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लालू परिवार इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंचा हुआ है। लालू यादव हैं, उनके साथ राबड़ी देवी भी दिखाई दे रही हैं। मतदान केंद्र पर अपने पहुंचे हुए हैं, वहां पर वो वोट कास्ट करेंगे। चूँकि 1 घंटा से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। सुबह सुबह तमाम दिग्गज जो चुनावी मैदान में है वो भी वोट डालने पहुंच रहे हैं, और जिन्हें सियासी दिग्गज कहा जा सकता है वो भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी कुछ कहती हैं, और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि आज जो महापर्व है, आपके इलाके में जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है, आप अपने जो निकटतम मतदान केंद्र है वहाँ पर जाइए, वोट कीजिए, क्योंकि ये महापर्व आपके लिए आमतौर पर हम त्यौहार मनाते हैं, जो हर साल मनाते हैं, लेकिन ये जो त्यौहार है, ये जो पर्व है आपके लिए, वो 5 साल में एक बार आता है। तो आप इसकी अहमियत को समझिए, क्योंकि हर कोई इस चीज़ की अहमियत को समझेगा, तभी हम देश में लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, लोकतंत्र को बेहतर बना सकते हैं। तो तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, चाहे नोएडा स्टूडियो से हो, पटना स्टूडियो से। हमारे साथ एक गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है, प्रवीण बागी जी। हम सीट, हर एक लोकसभा सीट पर बात करेंगे, लेकिन एक सीट जिस पर सबकी नज़र है, खासकर अगर हम बात करें काराकाट सीट की, चूँकि वहाँ पर पावर स्टार कहा जाता है, सिंगर कहा जाता है पवन सिंह, वो चुनावी मैदान में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो चुनाव मैदान में हैं। महागठबंधन भी अपने उम्मीदवार उतारा हुआ है। त्रिकोणीय मुकाबला है। क्या लग रहा है आपको, कितना अहम मुकाबला और किस तरह का मुकाबला आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, काराकाट में बहुत कड़ी चुनौती मिल रही है उपेंद्र कुशवाहा को, और उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल इसलिए भी है कि वो पिछला चुनाव वहाँ से हार गए थे, तो इस बार फिर से मैदान में हैं। और इस बीच उन पर आरोप है कि वो क्षेत्र की उपेक्षा उन्होंने की, वो संपर्क में नहीं रहे, उनका आना जाना उस इलाके में कम हुआ। और दूसरे की पवन सिंह और ज़्यादा मुसीबत बने हुए हैं। पवन सिंह जितना वोट काटेंगे वो सब एनडीए का होगा, यानी उपेंद्र कुशवाहा का होगा। तो पवन सिंह अगर ज़्यादा वोट काटते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा का जीतना मुश्किल होगा, और उपेंद्र अगर वो कम वोट काटेंगे तो इनका जीत इनकी आसान हो जाएगी।
राजा राम जी हैं वहाँ माले से, तो वो भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं और माले का उधर अगल बगल के कई इलाकों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव रहा है और वो विधायक भी कई बार रहे हैं इसके पहले, तो इसलिए उनकी स्थिति बहुत मजबूत है। और अगर ये पवन सिंह ज़्यादा वोट काटते हैं तो फिर उनका राजा राम की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। मगर पवन सिंह का जो शुरुआती जोश था वहाँ लोगों में, खास करके नौजवान जो जुड़े हुए थे, वो धीरे धीरे अब किनारे हो गए और उनके साथ अभी जो ज़्यादा हुजूम है वो किशोरों का है। उसमें से अधिकांश लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। शुरू में हवा जरूर बनी थी, लगा कि राजपूत वोट सारा उधर टर्न हो जाएगा। पवन सिंह की एक लोकप्रियता तो है ही, अच्छे गायक हैं, कलाकार भी हैं, भोजपुरी इलाके में उनकी अच्छी एक फॉलोइंग है, तो वही फॉलोअर्स की भीड़ थी। और ये देखा गया है कि फिल्मी सितारे जब चुनाव मैदान में आते हैं तो भीड़ बहुत होती है, उसके आगे जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो फीके पड़ जाते हैं। मगर जब वोटिंग होती है तो वो कहीं नहीं ठहरते उसमें। जैसे पटना का उदाहरण आप ले लीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा जब तक भाजपा से रहे, जीतते रहे यहाँ, उसके बाद भाजपा ने टिकट काट दिया, वो कांग्रेस से लड़े तो वो हार गए और रविशंकर प्रसाद जो पॉलिटिकल फेस हैं वो जीत गए वहाँ। तो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी वही स्थिति थी, वो जहाँ जाते थे खूब भीड़, लगता था कि रविशंकर प्रसाद कहीं टिकेंगे नहीं मैदान में। लोग उनको छूना चाहते थे, नज़दीक से देखना चाहते थे, कोई ऑटोग्राफ लेना चाहता है तो वो फैन होता है। फैन को मतदाता समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि पवन सिंह बहुत ज़्यादा वहाँ क्षति नहीं पहुँचा पाएंगे उपेंद्र कुशवाहा को, और उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम के बीच यानी माले के बीच सीधा संघर्ष होगा। कुछ एक वोट ये जरूर लेंगे और तीसरा कोण बनाने की कोशिश में है। अब वो मतदान के बाद पता चल पाएगा कि क्या वहाँ स्थिति होती है, कितना वोट किसको जाता है, उसी आधार पर वहाँ फैसला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनके पास कुछ अपडेट है। रुपेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, मतदान शुरू हो चुका है, वहां पर मतदान इस वक्त जारी है, कितना उत्साहजनक तस्वीर? देखिए, उत्साहजनक तस्वीरें हैं, मतदान शुरू हो गया है और देखिए युवा वोटर भी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। और देखिए तस्वीरें, गर्मी इतनी है और गर्मी के रहने के बावजूद भी देखिए कि गर्मी से बचने के लिए सब कोई जो है, जो वोटर आईडी है उसी को पंखे की तरह डुला रहा है। और देखिए कि तमाम गर्मी काफ़ी है, गर्मी काफ़ी है। जी सर, बहुत काफ़ी गर्मी है। अभी वोट डालने आई हैं? जी आए हैं, वो भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट है, हाँ फर्स्ट अटैम्प्ट है। मैंने गर्मी के बावजूद भी आई वोट डालने के लिए। एक चीज़, आप पहली बार वोट? हाँ, लोकसभा मेरा पहली बार, फर्स्ट टाइम है लोकसभा। कैसे उम्मीदवार को चुनिएगा? जो थोड़ा बिहार का डेवलपमेंट करे, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं तो हमेशा सुनते हैं कि बिहार में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि कोई ऐसा आए कि हमारा बिहार का भी डेवलपमेंट। ये तो देश का चुनाव हो रहा है। हाँ, बट यहाँ के लिए भी तो वो है ना, देश के लिए तो नरेंद्र मोदी थे 4 साल से, इतने साल से तो थे, क्या किए? देखिए ये फर्स्ट टाइम वोटर है। देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए कई युवा वोटर भी यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं भी। ये खाना उना बना कर आई हैं? बना के आए हैं हम, पता नहीं कितना देर लगेगा। गर्मी काफ़ी है। गर्मी काफ़ी है तो इसलिए पहले। चलिए रुपेंद्र, बिल्कुल फर्स्ट टाइम वोटर्स में उत्साह है, महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है और ये उत्साह हो भी क्यों ना, लोकतंत्र का महापर्व है, आखिरी चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सुनील गुप्ता जी हमारे साथ हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। सुनील गुप्ता जी, अगर बात की जाए आर्थिक मुद्दों की तो क्या लग रहा है, 6 चरणों के बाद 7वां चरण आज हो रहा है, आखिरी चरण है, इसके बाद अब 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन आपको लगा पूरे चुनाव के दौरान कि शुरुआत जिस तरह से आर्थिक मुद्दों को लेकर हुई थी वो आखिरी तक आते आते टिके भी? धन्यवाद सर। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आर्थिक मुद्दों की शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें उतनी ज़्यादा गंभीरता से नहीं ली गई। और जहाँ तक बिहार के आर्थिक स्थिति की बात है, इससे पहले जो स्टेबल गवर्नमेंट तेजस्वी और नीतीश कुमार की थी, उस समय काफ़ी एक रे ऑफ होप बिहार की जनता के लिए थी। लोगों को रोज़गार भी मिला,
चाहे वो कितना भी उसको हम लोग कहें, लेकिन कुछ ना कुछ मिला जरूर है। हो सकता है उसमें हाइप हुआ हो, लेकिन उसके बाद में जब डिस्टेबलाइज गवर्नमेंट हुई तो इकोनॉमिक मुद्दे फिर थोड़े पीछे आ गए, और जो दूसरे मुद्दे थे, जो चुनावी स्टंट थे, वो थोड़े ज़्यादा डोमिनेट करते चले गए। चलिए, बिल्कुल। और हमारे साथ एमके सिंह भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शोभित सुमन भी जुड़े हुए हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। शोभित सुमन जी, आपसे जानेंगे, गर्मी जिस तरह से पड़ रही है पूरे देश में, खासकर बिहार की हम बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, क्या लग रहा है आपको? आखिरी चरण है, जो उत्साह दिखना चाहिए वो आपको लगता है दिखेगा, और जो इंतज़ाम, जो व्यवस्थाएं चुनाव आयोग की तरफ से गर्मी को देखते हुए की जानी चाहिए, वो व्यवस्थाएं आपको नज़र आ रही हैं, या उससे बेहतर और कुछ किया जा सकता? जी, निश्चित तौर पर गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछले चरण के चुनाव में गर्मी थोड़ी कम रही थी, जिसके कारण वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा था। और उसके पिछले चुनाव में भी अगर देखेंगे तो गर्मी की वजह से जो है, जो चुनाव परिणाम जो चुनाव हुए थे उसमें परसेंटेज में कमी आई थी। चुनाव आयोग की तरफ से हालांकि इसके लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं। जहाँ वोटिंग हो रही है वहाँ तरह तरह के सेट लगाए गए हैं, और लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। बूथ पर जो है पानी की व्यवस्था की गई है, और जो बूढ़े मतदाता हैं उनके लिए भी आने जाने की व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा की जा रही है, जो एक सराहनीय पहल है। लेकिन इसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था भी चुनाव आयोग को सोचनी चाहिए कि आखिर जो उम्मीदवार बिहार से बाहर रह रहे हैं, या फिर जो वयोवृद्ध हैं और जो बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा सकती है, इसको भी एक वैकल्पिक तौर पे देखना चाहिए। क्योंकि हम लोग तकनीक से जुड़े हुए क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, आने वाली सारी व्यवस्थाएं हम लोग तकनीक पे आधारित हो जाएगी। तो चुनाव आयोग को इस पे भी एक ध्यान देना चाहिए कि अगले चुनाव में इस तकनीक का इस्तेमाल करके अगर घर बैठे लोगों को मतदान की सुविधा उपलब्ध की जा सके। हालांकि 100% संख्या में यह उपलब्ध नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ भी जो जिन मतदाताओं को समस्या है बूथ तक पहुंचने में, उन लोगों के लिए अगर यह व्यवस्था की जाएगी तो निश्चित तौर पर आगे मतदान प्रतिशत में इजाफा होगा, और ये लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत होगा। चलिए, बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ एमके सिंह जी भी मौजूद हैं। एमके सिंह जी का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। चलिए, राबड़ी देवी ने कुछ नहीं कहा, लालू यादव ने कुछ नहीं कहा, वोट डाला और वो चलते बने। बहुत सारे दिग्गज, बहुत सारे नेता ये सही नहीं समझते हैं कि आज चूंकि वोटिंग हो रही है तो क्या कुछ बोलें, क्या सियासत पर बोलना ठीक भी होगा या नहीं। ऐश्वर्या, बिल्कुल। और हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमके सिंह जी का भी यहाँ पर रुख कर लेते हैं। एक बार जरा राजनीतिक विश्लेषक है वो। एमके सिंह जी, आज बिहार की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। इन 8 सीटों में सबसे हॉट सीट कौन सा आप देखते हैं आपके नजरिए से? बिहार की 8 सीटें हैं और 8 सीटें एनडीए के पक्ष वाली सीटें हैं, इसलिए हर एक सीट एनडीए के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। सभी हॉट सीटें हैं, और इंडिया गठबंधन जो है वो हर एक सीट पर बड़ी मजबूती से खड़ा है। जैसा बागी जी बता रहे थे अभी काराकाट के बारे में, लेकिन कहूँ वैसे स्थिति 8 सीटों पे बनी हुई है। आपने एक प्रश्न भी किया था अभी कि ये जो सीटें हैं ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या इनका महत्व है। तो आप ये देख सकती हैं कि 8 सीटें बिहार की और 3 सीटें, चूँकि हम पुराने बिहार को देख रहे हैं, 2000 पहले के बिहार को देख रहे हैं जिसमें झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तो 3 सीटें झारखंड की हैं। तो 11 सीटें जो हैं ये 2 राज्यों के बराबर हैं। अगर आप दिल्ली की संख्या लें तो वहाँ 7 सीटें हैं, और हिमाचल को लें तो वहाँ 4 सीटें हैं, तो 7 4 11 सीटें हैं। तो उतनी सीटें, 2 राज्यों की सीटें जो है आज के चुनाव में, जो ये 7वां हमारा चरण है, इसमें केवल बिहार और झारखंड से जा रही है। और एनडीए के लिए हर एक सीट महत्वपूर्ण है। और हॉट सीट का कंसेप्ट अगर हम लोग स्वीकार करते हैं तो पटना जो हमारा पाटलिपुत्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण सीट है, वो हॉट सीट है। और पटना साहिब जो है वो हॉट सीट है। आपने काराकाट की सीट जो है वो हॉट सीट है। आपके बगल में जो नालंदा की सीट है वो भी हॉट सीट है, क्योंकि वो नीतीश जी की अपनी सीट है और कौशलेंद्र कुमार वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ के ग्रामीण जब जाएंगे और आप बात करेंगे उनसे तो उनका कहना है कि नीतीश जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग नीतीश जी को ही समझ रहे हैं। तो ये वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। और वहाँ से माले के कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं कौशलेंद्र जी के खिलाफ, संदीप सौरभ।
तो सारी सीटें, कई सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और अब आने वाले समय में अब जब उसके वहाँ सीटों का जो समीकरण हो रहा है, हम लोग व्याख्या करेंगे हर एक सीट को, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। और बक्सर की सीट को भी आप हॉट सीट मानिए, क्योंकि बक्सर की सीट में बदलाव लाया गया था। अश्विनी चौबे वहाँ से सांसद थे और मंत्री भी थे, और उनको वहाँ बीजेपी ने नए प्रत्याशी को दिया, मिथिलेश जी को दिया। और वहाँ जगदानंद सिंह जो आरजेडी के अध्यक्ष हैं, बिहार आरजेडी के अध्यक्ष हैं, उनके सुपुत्र जो हैं सुधाकर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो सीट भी बड़ी हॉट है। और वहाँ 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी बड़ी वहाँ रोचक बना रहे हैं, इस चुनाव को रोचक बना रहे हैं। एक ददन पहलवान जी जो हैं, जो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और एक आईपीएस प्रत्याशी जो हैं वो उन्होंने वीआरएस के इस चुनाव में उन्होंने कदम रखा है। तो कुल मिला के कई जगहों पे नए समीकरण आ रहे हैं, और बिहार की हर एक सीट जो है, 8 सीट बड़ी रोचक है, बड़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल एम के सिंह जी, बिहार की हर एक सीट देखा जाए तो रोचक ही होती है, क्योंकि कहा जाता है कि सियासत कहीं की भी हो, लेकिन जो बिहार की सियासत होती है उसकी बात ही अलग है। और ये भी कहा जाता है कि बिहार का बच्चा बच्चा सियासत से जुड़ा होता है और सियासी दांवपेच जानता है। संतोष कुमार जी, बात हम कर लेते हैं पाटलिपुत्रा और पटना साहिब सीट की। क्या लग रहा है इस बार पाटलिपुत्रा सीट लालू परिवार के लिए जीतना कितना अहम होगा? और बात अगर पटना साहिब की करें तो रविशंकर प्रसाद को जिस तरह से एक बार फिर से एनडीए ने मौका दिया है, लेकिन उसके सामने कांग्रेस ने जिस तरह से बिल्कुल एक नया उम्मीदवार ला दिया है, क्या लग रहा है कहां पर किस तरह की फाइट? देखिए, जो वहाँ की वस्तु स्थिति है उसके हिसाब से रविशंकर प्रसाद जी हैवीवेट नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो उनका सीट ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसा आप खुद ही कह रहे हैं कि जो उनके सामने हैं वो नए हैं अभिजीत जी, और जो मीसा भारती और दूसरा जो ये वाला जो सीट है, ये राजद के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि जब से ये लोकसभा क्षेत्र बना है तब से इस पर लालू परिवार की नज़र रही है, लेकिन कभी यहाँ से जीत नहीं पाए हैं। तो मुझे लगता है कि मीसा भारती जी के लिए, और ज़्यादा वोटिंग का पिछली बार जो मीसा भारती हारी तो उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, 40,000 वोट का अंतर था। तो इस बार जो गणित फिट किया गया है ये थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। राजद पूरा प्रयास करेगा कि ये सीट जो है वो जीतें। मीसा भारती हालांकि 2 बार से राज्यसभा से हैं, लेकिन इस बार वो लोकसभा में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, और इस सीट पर कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि पहले किसी और उम्मीदवार को उतारा जाए, परिवारवाद के आरोप लगे, लेकिन बार बार मीसा भारती के हारने के बावजूद अगर पाटलिपुत्रा से उनको मौका दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे। लेकिन आप क्या लग रहा है इस बार रामकृपाल यादव का पलड़ा भारी रहेगा या फिर मीसा भारती का? निस्संदेह रामकृपाल यादव जी का पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन जो आपने कहा परिवारवाद का, तो ये प्रश्न ही बेमानी है राजद के लिए, क्योंकि वो उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया जानती है, और आप देखें पूरा का पूरा परिवार ही राजनीति में है, तो ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है राजद पर परिवारवाद का आरोप लगना, बल्कि वो इसे नकार देते हैं, सुनते भी नहीं हैं इस सवाल को, जबकि ये बहुत बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी जी इसके खिलाफ हैं, परिवारवाद के खिलाफ राजनीति में, लेकिन आप देखें कि राजद को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इस बार भी थोड़ा टफ है, मतलब रामकृपाल यादव जी के ही फेवर में जाएगी चीज़ें, लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होती है तो कम होगी तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, प्रवीण बागी जी आपके पास आएंगे और आपसे हम बक्सर सीट की बात करेंगे। बक्सर सीट से इस बार टिकट कट गया अश्विनी चौबे का। शुरू में तो उन्होंने नाराज़गी दिखाई, लेकिन खुलकर वो सामने नहीं आए, और जिस तरीके से गोपालगंज से मिथिलेश तिवारी को लाकर मैदान में उतारा गया, क्या आपको लग रहा है कि जो चुनाव अश्विनी चौबे के दौर में होता था, या जो मजबूती जो ताकत बीजेपी को मिलती थी, वो मिथिलेश तिवारी के साथ खड़ी है? बक्सर की सीट के साथ एक मिथक जुड़ा हुआ है कि वहाँ जो आईपीएस चुनाव लड़ने की इच्छा जताता है उसके साथ धोखा हो जाता है। इसके पहले उदाहरण हैं जो डीजीपी थे उस समय के गुप्तेश्वर पांडे, तो उनको जदयू से आश्वासन मिला था कि आप बक्सर से उम्मीदवार होंगे हमारे, तो उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन दे दिया, चुनाव की तैयारी करने लगे।
अंत में हुआ ये कि टिकट उनको नहीं मिला। फिर साल भर के बाद या कुछ महीनों के बाद उन्होंने फिर आवेदन वापस लिया और फिर से नौकरी उन्होंने ज्वाइन कर ली। फिर दोबारे उनको VRS दिलाया गया, उस बार भी टिकट नहीं मिला। इस बार भी जो वहाँ उम्मीदवार हैं निर्दलीय आनंद मिश्रा, उनके साथ भी ठीक वही खेल हुआ है जो गुप्तेश्वर पांडे के साथ हुआ था। आनंद मिश्रा IPS हैं और थे और असम में वो SP थे। तो असम के मुख्यमंत्री, जैसा कि वो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि असम के मुख्यमंत्री ने उनको कहा कि आपकी जगह यहाँ नहीं है, आपकी जगह बक्सर है और संसद में है, आप जाइए वहाँ और चुनाव की तैयारी कीजिए, टिकट दिलाना हमारी जिम्मेवारी। वो उन पर भरोसा करके इस्तीफा दे करके VRS दे करके चले आए यहाँ। वो लग गए, कई महीना पहले से वो चुनाव की तैयारी में लग गए और अंत में उनको टिकट नहीं मिला। तो ऐसी, और उन्होंने वो कहते हैं कि बीजेपी का हर दरवाज़ा हमने खटखटा लिया, बीजेपी में शामिल कराने के लिए लोग तैयार नहीं हुए। ये कहा गया कि समय आने पर हो जाएगा और वो समय कभी नहीं आया और अंत में उनको निर्दलीय उम्मीदवार बन के वहाँ चुनाव लड़ना पड़ा है। तो उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि वो बक्सर से बाहर रहते हुए भी बक्सर से जुड़े रहे हैं और वहाँ एक NGO उनका चलता है जिससे लगभग 5000 नौजवान जुड़े हुए हैं और बहुत सोशल काम वो करते हैं। उनका आधा से ज़्यादा सैलरी जो है वो इसी सब सामाजिक कार्यों में जाता था। तो इसलिए वही उनकी ताकत है वहाँ बक्सर में। मिथिलेश तिवारी के साथ भाजपा की ताकत है, मगर वहाँ के लिए वो नए हैं। अश्वनी चौबे का टिकट कटा है, उनकी नाराज़गी भी भाजपा के लिए बाधक है। अश्वनी चौबे अभी तक एक बार गए नहीं वहाँ बक्सर में, हालांकि अब वो भाजपा के दूसरे जगह प्रचार में गए मगर बक्सर नहीं गए। तो साफ है कि उनके जो समर्थक हैं वहाँ वो घर बैठे हुए हैं। और फिर ददन पहलवान हैं, वो राजद के सुधाकर सिंह के लिए बाधक बने हुए हैं। तो वहाँ बहुत जटिल मामला हो गया है। बिल्कुल, मामला बहुत जटिल हो गया है क्योंकि सबके साथ भी कुछ चीजें हैं और सबके विरोध में भी कई चीजें खड़ी हैं। ऐश्वर्या, बिल्कुल, तो किसकी राह आसान होगी और किसकी मुश्किल भरी, ये 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त अभी देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रस्तुतकर्ता प्रयाग PTMT, बाथ फिटिंग्स एंड पाइप्स, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। प्रस्तुतकर्ता प्रयाग PTMT, बाथ फिटिंग्स एंड पाइप्स, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के 57 सीटों पर मतदान जारी। बिहार की 8 और झारखंड की 3 सीट पर भी डाले जा रहे हैं वोट। 4 जून को आएंगे नतीजे। लोकतंत्र के महापर्व में दिग्गजों ने डाला वोट। CM योगी, JP नड्डा समेत कई नेताओं ने डाला वोट। आम लोगों से वोट करने की अपील। सातवें चरण में PM मोदी समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में। कंगना रनौत, अनुराग ठाकुर, रवि किशन समेत कई दिग्गजों की किस्मत EVM में होगी क्या? मतदान से पहले पटना, आरा के साथ सासाराम की डेहरी में कराया गया मॉक पोल। मतदान कर्मी के साथ अधिकारी रहे मौजूद। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। GDP की आर्थिक विकास दर 8.2% होने पर सरकार खुश। PM मोदी ने किया पोस्ट, बोले ये आंकड़े अर्थव्यवस्था में आई मजबूती का सबूत है। प्रस्तुतकर्ता टफ कॉर्न XT, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। प्रायोजक पतंजलि घी, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा गाय का घी ही सर्वश्रेष्ठ है। KC Group of Institutions, where education meets innovation, नवा शहर पंजाब एंड ऊना हिमाचल प्रदेश। और गर्मी हुई शुरू, आ गया गुरु।
घर ले जाएं अपना आइसेंट कूलर मात्र 1 रुपए की डाउन पेमेंट पर। Co-presenting पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। Co-powered by घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वास्तु विहार, एक विश्व स्तरीय टाउनशिप, अपनी जमीन अपना मकान। इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ। हर सिप में ताजगी की परफेक्ट ब्लेंड सिटी गोल्ड टी, पहचान क्वालिटी की। कायम चूर्ण, करे कब्ज की छुट्टी, अब टैबलेट में भी उपलब्ध। प्रायोजक क्लोविया, हैप्पी इज माई सुपर पावर। तो बिहार की 8 लोकसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। पटना साहिब संसदीय सीट के पटना विमेंस कॉलेज के 93 नंबर बूथ पर मतदाताओं की भारी भीड़ यहां पर देखी जा रही है। 7वें और अंतिम चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो बूथ बनाया गया है, 93 नंबर बूथ है वुमेन्स कॉलेज, यहाँ पे मेरी मौजूदगी है और तस्वीर आप देख सकते हैं। सुबह से ही जो मतदाता हैं वो कतार में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पुरुषों की संख्या थोड़ी ज़्यादा देखी जा रही है, फिलहाल सुबह का वक्त है, लेकिन महिलाएं भी जो अपनी भागीदारी है वो इस लोकतंत्र के महापर्व में सुनिश्चित कर रही हैं और लगातार जो महिलाएं हैं वो भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं। आप यहाँ पर वोट डालने आए हैं, क्या सोच रहे हैं? विकास मोदी जी की सोच रहा हूँ। दूसरा मुद्दा क्या है, क्या मन में आपके चल रहा है, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर वोटिंग? विकास का मुद्दा। विकास एक ही मुद्दा है कि देश का तरक्की हो, अच्छे से लोग रहें, सब लोग समृद्ध हो, यही मुद्दा है। और जहाँ तक वोटिंग परसेंटेज का सवाल है तो पटना में ऐसा ही रहता है हर साल, और गर्मी एक वजह है, दूसरी वजह माइग्रेशन है। जो लोग यहाँ से, जिसके बच्चे हैं यहाँ से बाहर चले गए हैं, चूँकि यहाँ पे स्कोप कम है भविष्य बनाने का, इस वजह से लोग बाहर माइग्रेट कर गए हैं। तो वो भी एक कारण, मेजर कारण है जिसको इग्नोर किया जा रहा है। हाँ वोटिंग करना है, काहे करना है, ठंडा है, गर्मी है, अभी ठंडा है तो इसलिए सुबह सुबह आ गए हैं वोट डालने, निश्चिंत हो जाएंगे। मुद्दा है गुड गवर्नेंस, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट इंडिया, इसी पे वोट दे रहे हैं और जो सरकार चल रही है उसी के लिए। लोगों से क्या अपील करेंगे और वोट देने? अपील करेंगे कि कंट्री के डेवलपमेंट में अपना योगदान दें, मत दें, जलपान के पहले मतदान करें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सुबह सुबह घर से निकल कर आकर मतदान दे दें। चलिए, तो देखिए मतदाता लोगों से और भी अपील कर रहे हैं कि वो भी अपने घरों से बाहर निकले और बूथ पर पहुंचे, अपने मत का प्रयोग करें। 5 साल में एक बार ये मौका आता है और कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं और मतदान केंद्रों पर सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए हैं। निषेध कुमार, जी मीडिया, पटना। और सासाराम लोकसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य मुकाबला भाजपा के शिवेश राम और कांग्रेस के मनोज कुमार के बीच है। सुबह से मतदाता कतार में खड़े दिख रहे हैं। बेदा मतदान केंद्र का जायजा लिया है संवाददाता अमरजीत कुमार ने। लोकसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं इस वक्त सासाराम लोकसभा क्षेत्र के बलथुआ स्थित एक मध्य विद्यालय में हूं और आप देख सकते हैं कि पहले सुबह से ही लंबी कतार लग गई है और लोग अपना अपना मत देने के लिए लंबी कतार में बैठे हुए हैं और कुछ लोग खड़े हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी कुर्सी की व्यवस्था की गई है और बेंच की व्यवस्था की गई है कि ताकि मतदाताओं को किसी तरह का कष्ट न हो और तमाम तरह की सुविधा देने की बात कही गई है कि कोई भी मतदाता अगर बुजुर्ग हैं तो उनको व्हील चेयर पे लाकर उनको मतदान कराया जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि बुजुर्ग महिलाएं हैं और कितने उत्साह के साथ आज वोट करने आई हैं और आप देख सकते हैं कि इनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है इतना उम्र होने के बाद भी। जी माता जी, क्या करने आई हैं? वोट देवे ना। खाना वाना बन गई बा? खाना वाना बनता आज बा, घर से बनावता। वोट देवे के बा? हाँ। और युवा की तरह ही इन मतदान करने के लिए ये आई हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी बताएं, मतदान करने आए हैं आज, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। उत्साह
क्या व्यवस्था मैंने स्थानीय प्रशासन के द्वारा? वह स्थानीय प्रशासन के द्वारा तो यही टेंट लगा है, बेंच लगा है, मैंने व्यवस्था की गई है। व्यवस्था की गई है। हाँ, तो मतदाता हैं, काफ़ी जागरूक हैं और मतदान का प्रक्रिया शुरू हो गया है। मैं बता दूं कि ये सासाराम लोकसभा जो क्षेत्र है काफ़ी चर्चित रहा है। यहाँ पे जगजीवन बाबू जो उप प्रधानमंत्री थे 9 बार यहाँ से लोकसभा में गए और उसके बाद लगातार उनकी बेटी भी मीरा कुमार गई। उसके बाद छेदी पासवान जी लगातार 2 बार यहाँ से सदन में गए। ये भी माना जाता है कि अगर इस सीट पे जो विजयी पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनकी सरकार बनती है। लेकिन मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है और उत्साह देखने को मिल रहा है सासाराम लोकसभा क्षेत्र के बलथुआ गांव में। अमरजीत कुमार, जी मीडिया, सासाराम। और वहीं नालंदा लोकसभा सीट के लिए मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डालने का काम चल रहा है। नालंदा लोकसभा सीट के लिए 2365 मतदान केंद्र पर कुल 22,88,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बता दें कि नालंदा संसदीय सीट के लिए कुल 29 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जेडीयू के कौशलेंद्र कुमार और भाकपा माले के संदीप सौरभ के बीच है। मैं इस वक्त मौजूद हूं जिला परिषद का आदर्श मतदान केंद्र 188, 189, 190 और 191। यहाँ पे 4 जो है बूथ बनाए गए हैं, जिस पर 7 बजते ही मतदाताओं का जो आना है जो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पीछे जो मतदाताएं हैं या मतदाता हैं जो आए हैं और अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस इलाके में 4 जगह पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं जो कि आदर्श मतदान केंद्र है। अभी हमारे पीछे देख सकते हैं कि लंबी जो है कतारें लग गई है, हालांकि अभी 7 बजे ही है। मैं यहाँ पर कुछ जो वोटर हैं उनसे बात करूंगा कि उनका क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर लेकर जो है अपना मतदान यहाँ पर करने आए हैं। ये बताइए कि आप मतदान करने आए हैं, क्या मुद्दा होगा आपका? मुद्दा विकास का मुद्दा हमारा है। विकास पर ही हम लोग वोट देने के लिए आए, क्योंकि देश विकास करेगा तो हम लोग भी विकास करेंगे। ये बताइए अंकल, आप भी अपना मत का प्रयोग करने आए हैं, क्या आपका मुद्दा होगा और क्या सोच कर आए हैं? मुद्दा तो वही जो विकास का है, सबसे बड़ा मुद्दा वही है कि हमारा देश विकसित हो। जितना अच्छा विकसित होगा हम लोग को भी है जो कि उतना ही अच्छा रोजगार वगैरह मिलेगा। वोट करने का मुद्दा है, वो मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, राष्ट्र के लिए मुद्दा है। उसी में हम एक इकाई के रूप में राष्ट्र का विकास, विकसित भारत का जो संकल्पना है, राष्ट्रीय एजेंडा के रूप में पार्टियों ने जिसको अनाउंस किया है, प्लस ईओ के को वापस लाने की बहुत बड़ी योजना के बारे में अगर सरकार और केंद्र सरकार सत्ता में आने के बाद इस तरह के काम करती है तो निश्चित रूप से भारत की गरिमा और ऐतिहासिक एक पहल होगा। और मैं यहाँ पर उसी का एक इकाई के रूप में उसके समर्थन में अपने मतदान देकर अपनी भावना को व्यक्त करने आया। देखिए, यहाँ पर जो भी मतदाता हैं उनका कहना है कि जो देश का विकास करे, जो देश हित के बारे में सोचे और जो हर वक्त विकास की ही बात सोचे। अपने पर्सन अपने सहयोगी मिथुन के साथ ऋषिकेश कुमार, जी मीडिया, नालंदा। और अब हमारे साथ आपको बता दें कि हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। अपने गेस्ट का रुख करते हैं। शोभित सुमन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से, जो कि चुनाव विश्लेषक है। शोभित सुमन जी, आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है, जारी है बिहार की 8 सीटों पर, लेकिन इसमें जो रोजगार, शिक्षा, महंगाई, ये मुद्दा जो है वो कितना असर डाल सकता है आज के चुनाव में? जी, निश्चित रूप से यह चुनाव जो है पिछले 2 चुनावों से अलग है। 2014 और 2019 का जो चुनाव रहा था, 2014 का जो चुनाव था वो मोदी को लाने के लिए था, और 2019 में जो बालाकोट के बाद जो है एक राष्ट्रीयता की लहर पूरे देश में उठी थी, उसका असर सभी सीटों पर बिहार में हुआ था, जिसका नतीजा यह हुआ था कि भाजपा एनडीए जो है 39 सीटों पर जीत कर आई थी सत्ता में। आप बात की नौकरी और रोजगार इस बार कितना बड़ा मुद्दा है। जी, विपक्ष के द्वारा जो है इस बार मुद्दा चेंज करने की कोशिश की गई है। रोजगार और नौकरी निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुद्दा है, और आने वाले समय में भी युवाओं को लोक लुभावन वादे किए गए हैं, जिसके कारण से युवा वोटर जो है उनके पक्ष में मतदान करें।
हालांकि उन लोग जो विपक्ष में लोग हैं उन लोगों को यह सोचने की भी जरूरत थी कि जब वे सत्ता में थे तब वे अपने समय में कितने लोगों को रोजगार दे पाए थे, जिस रोजगार की बात वो आज कर रहे हैं। 10 साल में निश्चित रूप से कुछ युवाओं को रोजगार मिला है, वो आने वाले समय में भी यह उम्मीद की जा सकती है कि जो भी सरकार आएगी वह युवाओं के ध्यान में रखकर रोजगार की बात करेगी। लेकिन अभी जो है लोकल स्तर पर जो मुद्दे हैं इस चुनाव में वो ज़्यादा हावी हुए हैं, जिनमें रोजगार के मुद्दे भी हैं, नौकरी के मुद्दे भी हैं और क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो ज़्यादा हावी हैं। इस बार राष्ट्रीय हित में जितने भी मुद्दे थे वो सभी इस बार गौन दिख रहे हैं। यही कारण है कि लोकल पार्टी जो है वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख रही है कि आखिर हम किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएं और उनका वोट बैंक मुझे मिले। बिल्कुल। शोभित सुमन जी, हमारे साथ सुनील गुप्ता जी हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। सुनील गुप्ता जी, जब चुनावी भाषण होते हैं तो मंच से तमाम तरह की बातें कही जाती हैं कि भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक ताकत बन चुका है, हमें आप 10 साल और मौका दीजिए, 15 साल और मौका दीजिए तो टॉप 3 में पहुंचा देंगे, पहले स्थान पर पहुंचा देंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो तमाम दावे किए जाते हैं उसका असर जो ये वोटर है जो घटकर महज 50 से 60% के बीच ही रह गया है, आपको लगता है कि ज़मीनी स्तर का जो वोटर है उस पर इसका असर होता है या इसका फ़ायदा पहुंचता है? आपने बिल्कुल सही सवाल मेरे से पूछा है। जो ग्राउंड रियलिटी है, जो बुनियादी चीज़ें हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये जो मन से भाषण दिए जाते हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन हम उतना इफेक्टिवली पिछले कई इलेक्शन हो चुके हैं लेकिन वो देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में करें। उसके जितने वायदे और भाषण दिए जाते हैं विभिन्न पार्टियों द्वारा इलेक्शन से पहले, वो पूरा टेन्योर निकल जाता है 5 वर्ष का, लेकिन उसमें वो कभी ग्राउंड पे नहीं आते हैं और ये सब लुभावने भाषण होते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही वंचित हैं विकास से। और वहाँ पे जहाँ तक हमारी इस बात की बात है कि रोजगार के लिए ज़रूरी है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लाएं और उसके बाद लोगों को रोज़गार मिले, या पब्लिक सेक्टर में भी हम उसका एक्सपेंशन करें। लेकिन वो देखा जा रहा है कि किसी भी राज्य में, भारतवर्ष में, वो चीज़ें उतनी इफेक्टिवली अभी तक नहीं हो पाई हैं। बिल्कुल। संतोष जी, मुद्दे कई कहे जाते हैं, मुद्दे कई गिनाए जाते हैं, लेकिन सवाल तो यही है ना कि जिन चीज़ों का फ़ायदा लोगों को मिलना चाहिए, और कितना अफसोस की बात है कि आज वोट मांगे जाते हैं तो 5 किलो अनाज के दम पे मांगे जाते हैं, रोज़गार कहीं नज़र नहीं आता, विकास उस हद तक नज़र नहीं आता जिस तरीके से होना चाहिए, और बात होती है कि दुनिया में नंबर 1 आर्थिक शक्ति बन जाएंगे हम। देखिए, इस आपके इस सवाल से कई बातें आती हैं। पहला तो ये है कि जो विकास की बात है, जैसे हम लोग आम जीवन में 20-25 साल से सार्वजनिक जीवन में हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 10 साल से ये सरकार आई है, कई मोर्चों पर इतना ज़्यादा काम हुआ है कि आप उसको इनकार नहीं कर सकते। जो सड़कों का जाल बिछा है, जो एक्सप्रेसवे और हाईवे का जाल बिछा है, हमारे देश में जो आत्मनिर्भर भारत के लिए जो प्रधानमंत्री ने कोशिशें की और उसके तहत जिस तरीके से विदेशी कंपनियां आई हैं, हम इन सब चीज़ों को इनकार नहीं कर सकते। जिस तरीके से भारत की छवि विदेशों में मजबूत हुई है, जिस तरीके से G20 हुआ है, हम कैसे इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार और भाजपा पता नहीं क्यों अपने इन चीज़ों को आम जनता तक पहुंचा ही नहीं पाई चुनाव के दौरान। पहले तक तो चलता रहा, सारी चीज़ें लगा कि हाँ देश बहुत आगे जा रहा है, लेकिन बड़ी चतुराई से जो इंडी गठबंधन है, जो विपक्ष है, उसने इस बड़े मुद्दे को एकदम दरकिनार कर दिया और अचानक से मतलब इसके लिए भाजपा कतई तैयार नहीं थी कि बेरोजगारी और नौकरी भी कोई मुद्दा हो सकता है केंद्र के सरकार के हिसाब से। नौकरी और बेरोजगारी का जो मामला है ये कोई आज का नहीं है। हमारा देश आज़ाद हुए जितने बरस हो गए और जितने बरस से भाजपा की सरकार है उसके हिसाब से देखें तो भाजपा का तो इसमें कोई रोल ही नहीं होता। आप अगर सारी बातों पर आप गौर से देखें तो कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने कितनी रोजगार दे दिया, उन्होंने कितनी नौकरियां दे दी। हम बिहार से भी स्थापित होकर के दिल्ली किस लिए आ गए? क्या बिहार में रोजगार था उस समय? तो देखा जाए तो ये जो मुद्दे को, जो एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा था, अभी एक सज्जन बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि जो केंद्र मजबूत करे जिससे हमारा विश्व में नाम हो, तो उस मुद्दे पर जो बात होनी चाहिए
भाजपा किसी और चीज़ के लिए तैयार थी और विपक्ष ने बड़ी चतुराई से सारे मुद्दों को एक ऐसे मुद्दे पर ला करके खड़ा कर दिया जहां बेरोजगारी और नौकरी है वो हर परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। हर परिवार में बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही है। अचानक से जो भाजपा फ्रंट फुट खेल रही थी वो बैक फुट पे आ गई। तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को का कहीं ना कहीं इसमें उनकी जो टीम रही वो काम नहीं कर पाई जो करना चाहिए था। अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचाना चाहिए था, वो उस तरीके से नहीं पहुंचा पाए और विपक्ष ने बड़ी चतुराई से एक ऐसे मुद्दे को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया जो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। इस वजह से जो हम 400 पार का नारा सुन रहे थे अचानक से बैकफुट पे आ गई और अब सारे राजनीतिक विश्लेषक यही कह रहे हैं कि किसी तरीके से हो सकता है एनडीए सरकार बना ले। तो मुद्दों को जिस तरीके से विपक्ष ने लिया है वो भाजपा के लिए एक शॉकिंग है। ये सोच ही नहीं पाए कि ऐसा भी कोई मुद्दा हो सकता है। तो ये जो अभी बिल्कुल दो तरफा मामला हो रहा है इसके पीछे यही मुद्दा है। जी ठीक है सर, चलिए आप हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या जी बिल्कुल, बड़ी जानकारी मिल रही है। मनेर विधानसभा क्षेत्र में कई बूथों पर मतदान बाधित हुआ है। बूथ संख्या 24, 102, 201, 183 पर मतदान यहां पर बाधित हुआ है। आधे दर्जन से ज्यादा बूथों पर अब तक मतदान नहीं हो रहा है। अब बता दें कि ईवीएम खराब होने से नहीं हो रहा है मतदान। वोटिंग के लिए लाइन में मतदाता जो है वो लगकर इंतजार कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिल्कुल, मनेर विधानसभा क्षेत्र के कई बूथों पर मतदान इस वक्त बाधित है। बूथ संख्या 24, 102, 201, 183 पर मतदान बाधित है। आधे दर्जन से ज्यादा बूथों पर मतदान नहीं हो रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है कि आधे दर्जन से ज्यादा मतदान केंद्रों पर इस वक्त मतदान रुका हुआ है। ईवीएम खराब होने से मतदान नहीं हो रहा है। वोटिंग के लिए लाइन में इंतजार कर रहे हैं मतदाता। इस गर्मी में अगर मतदाताओं को इंतजार करना पड़ रहा है तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जल्द से जल्द इन ईवीएम को ठीक कराना होगा ताकि मतदाताओं को दिक्कत ना हो, क्योंकि वैसे ही गर्मी की वजह से मतदाता अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। इश्तियाक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इश्तियाक, सबसे पहले आपसे जानेंगे क्या कुछ किया जा रहा है इन ईवीएम को ठीक करने के लिए और कितने देर से ये मतदान रुका हुआ है और कितना और वक्त लगेगा इसको शुरू होने में? देखिए, पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के मनेर विधानसभा में तकरीबन सुबह 7 बजे जैसे ही मतदान शुरू हुई तो तकरीबन आधे दर्जन अलग अलग बूथों पर ईवीएम मशीन खराब हुई, जिसमें 3 मशीन को अभी तक बदल दिया गया है। 3 मशीन अभी भी बदला नहीं गया है। मतदाता लाइन में लगे पड़े हैं और अपनी मत का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि प्रिजाइडिंग अफसर ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया है कि सभी मशीनों को बदला जा रहा है और तुरंत मतदान शुरू कर लिया जाएगा। लेकिन पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में तकरीबन 20 लाख मतदाता आज अपने मत का उपयोग करेंगे। प्रशासन के द्वारा तकरीबन 2143 बूथ बनाई गई है, जिसमें 300 कुछ बूथ चलंत बूथ बनाया गया है और गर्मी अपने चरम सीमा पर है अभी से ही। तो ये कह सकते हैं कि मतदाताओं का काफी लंबा कतार लगा पड़ा है, लेकिन ईवीएम खराब होने की वजह से वो अपने मत का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जल्द ही ईवीएम बनाने की बात कही जा रही है और मतदान शुरू किया जा रहा है। कई बूथों पर अभी भी मतदान बाधित है और कई बूथों पर मतदान शुरू है। राजद प्रत्याशी भाई वीरेंद्र ने भी इसकी शिकायत प्रिजाइडिंग अफसर से की है, साथ साथ उन्होंने भी बदलने की बात कही है। लेकिन ऐसे में जो बाधित है उससे कहीं ना कहीं जल्द से जल्द मशीन को बनाना चाहिए ताकि ईवीएम बनने के बाद मतदान शुरू हो सके। इश्तियाक, टेक्निकल टीम कब तक पहुंच पाएगी इसे ठीक करने के लिए, इसे देखने के लिए? इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, टेक्निकल टीम सुबह से लगी पड़ी है, लेकिन ईवीएम अभी प्रखंड कार्यालय मनेर से दूसरा ईवीएम गया है जो बताया जा रहा है कि 10-15 मिनट में पहुंच जाएगा और मतदान शुरू हो जाएगा। ये मनेर विधानसभा नहीं बल्कि फुलवारी विधानसभा में भी 2 बूथों पर मशीन ईवीएम खराब है और अभी तक मतदान बाधित है। वहां भी इसी तरह की हालात है, क्योंकि वहां जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं वो सुबह से लाइन में लगे पड़े हैं और मतदान का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर मतदाताओं में नाराजगी दिख रही है। लेकिन प्रशासन उन्हें सांत्वना दे रही है कि जल्द ही बना लिया जाएगा। ऐसे में जल्द से जल्द ईवीएम बने ताकि मतदान बिल्कुल करने के लिए लाइन बिल्कुल। इश्तियाक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि इन खराब ईवीएम को जल्द दुरुस्त किया जाएगा ताकि
मतदान फिर से शुरू कराया जा सके, क्योंकि मतदान वहां पर बाधित है और दिक्कत मतदाताओं को हो रही है। जी बिल्कुल। और इस बीच संतोष जी का यहाँ पर जरा रुक कर लेते हैं। संतोष जी, आप बहुत ही अच्छी बातें कह रहे थे रोजगार को लेकर के, मुद्दों को लेकर के, कि अब मुद्दों की बात यहाँ पर नहीं होती, लेकिन बिहार में सर अभी भी पलायन जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर लोग रोजगार के लिए यहाँ से पलायन करते हैं, शिक्षा के लिए पलायन करते हैं, और ये बहुत ही दुखद बात है कि जिस राज्य ने इस देश को सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स दिए हैं, आज उसी राज्य में शिक्षा के लिए वहां से बच्चे जो है वो काफी ज्यादा संख्या में वहां से पलायन करते हैं। पहले रोजगार के लिए लोग वहां से पलायन करते थे, लेकिन आज स्थिति सर यहाँ के इस राज्य की ये है कि लोग अब शिक्षा के लिए यहाँ से पलायन करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं कोटा गया था और मेरे परिवार से बच्चे पढ़ रहे हैं, और लगभग बिहार के हर परिवार से जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो कहीं ना कहीं बाहर ही पढ़ रहा है। कोटा में मैंने देखा कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चे बिहारी हैं और पढ़ाने वाले जो टीचर हैं। केंद्र पर हम नहीं कुछ कहेंगे, बाग में चलिएगा, हम अपना कहेंगे। सर आप ही दिखा सही से करो सर, इस तरफ करके थोड़ा सा। अच्छा तो हो गया। मम्मी इधर ऐसे दिखाएंगे, दिखाइए आप। सर आपने आज मतदान किया, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और भारत निर्माण के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं, विकसित भारत के लिए वोट कर रहे हैं, समृद्ध भारत के लिए वोट कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से तमाम जो मतदाता हैं जो आज वोट कर रहे हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूं कि घर से निकल कर के आइए और वोट में हिस्सा लीजिए। लोकतंत्र के महापर्व को और इसको बड़ा बनाइए, ताकि हम लोग एक नए भारत का जो हमने सपना देखा है उसका निर्माण कर सकें। देख रहे हैं कि पूरे परिवार एक साथ आकर जी जी, निश्चित तौर पर हम लोग कहीं भी रहते हैं तो वोट के दिन आना ही है, और एक उत्साह, एक उत्सव के तौर पर इसको हम लोग मनाते हैं। और एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हम अपने भाग्य का निर्माण करने जा रहे हैं, एक प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं जो हमारे लिए अड़ सके, लड़ सके। धन्यवाद। चलिए, तो यहाँ पर जीतन राम मांझी का पूरा परिवार वोट डालने के लिए पहुंचा था। संतोष जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं बता रहा था कोटा का अपना अनुभव। तो वहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी बिहार से हैं और पढ़ाने वाले टीचर भी बिहार से हैं। मैंने पूछा आप लोग यहाँ आए क्यों, तो उन्होंने कहा वो व्यवस्था ही वहाँ नहीं है। वहाँ लड़कियाँ घर से निकले तो पता नहीं क्या रास्ते में हो जाए। बिजली की व्यवस्था इतनी ख़राब रहती है, पटना जैसे शहर में कई घंटे, अभी मतलब इस गर्मी में भी कई घंटे बिजली नहीं रहती है। एक और बहुत ही आश्चर्यजनक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिहार की जो आपने कही कि ब्यूरोक्रेट्स बहुत सारे हैं, पूरे देश भर में हैं, निसंदेह हैं। यही बिहार के ब्यूरोक्रेट्स जब बिहार में होते हैं तो कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाते, सिर्फ जातीय समीकरण पर बात करते हैं। वहाँ के नेताओं की स्थिति भी ऐसी है, कोई ऐसा विजन नहीं है कि कैसे इसको आगे बढ़ाएं राज्य को। और वही बिहार के जो ब्यूरोक्रेट्स बाहर आते हैं, एक मिशन, भारत सरकार का जो भी नया मिशन आता है, जो भी नया स्कीम आता है, उसके कर्ता धर्ता वो होते हैं और उसको बिल्कुल चरम पर पहुंचा देते हैं। पूरे देश भर में वो एक नया मतलब एक उदाहरण स्थापित कर देते हैं। पता नहीं बिहार जाकर के उनको क्या हो जाता है, डेपुटेशन पर आते हैं और यहाँ दबा कर काम करते हैं, दमदार काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, बड़ी प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। लेकिन वही अधिकारी जब अपने बिहार कैडर में जाते हैं तो जातीय समीकरण से ऊपर ही नहीं उठ पाते। पता नहीं बिहार का ये दुर्भाग्य है। मुझे मतलब कहते हुए भी मुझे अभी थोड़ी मेरी उत्तेजना बढ़ रही है इन अधिकारियों के प्रति। वहाँ रह करके मतलब कुछ करते ही नहीं। मैं भी बिहार में पिछले पारिवारिक चीज़ों में कुछ ऐसी बढ़ोतरी हुई थी जिससे मुझे बिहार में 1.5 साल रहना पड़ा। मैंने देखा कि कोई नया स्कीम कोई लेकर के आए उसको कोई वैल्यू ही नहीं है। जो चीज़ें चल रही है, जैसे मैं बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट का और उधर के आसपास के इलाकों को अपने परिवार के हिसाब से जानता हूँ बहुत अच्छे से। वहाँ बाढ़ इतना आता है, हर साल बांध बढ़ती है और हर साल वो बांध टूट जाती है बारिश के समय में। हर साल बनता है, मतलब वहाँ के लिए वो एक इंडस्ट्री है कि बाढ़ आए और वो बांध बने और फिर टूट जाए। अब उसमें क्या घपलेबाजी है वो एक अलग जांच का विषय है। तो मोटा मोटी जो आपका सवाल है बिल्कुल सही है कि बिहार में है तो सब कुछ, ब्यूरोक्रेट्स वहाँ से आते हैं, स्टूडेंट वहाँ है, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले वहाँ हैं। आप देखिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा बिहार में उसकी खपत है। चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो जो हम यूज़ करते हैं। लेकिन वो सारा पैसा बाहर से जा रहा है और वहाँ जो हमारे माता पिता रह रहे हैं वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वही चीज़ अगर बिहार में डेवलपमेंट होती तो मतलब बहुत ही अच्छा होता। अभी आप देख ही रहे हैं कि सारा विकास गया,
उसका कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है और चुनाव जो है पूरे जातीय समीकरण पर लड़ा जा रहा है। जिस जाति की ज़्यादा संख्या जिस लोकसभा क्षेत्र में है उस जाति के वहाँ के नेता लड़ रहे हैं। आप देख लीजिए सारा रिकॉर्ड उठा करके। ठीक है सर, चलिए हमारे साथ पटना से भी हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रवीण बागी जी, हम बात बिहार की कर रहे हैं या तमाम सीटों की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम झारखंड की 3 सीटों की भी बात कर लेते हैं। संथाल की तीनों सीटों पर आज जो मुकाबला हो रहा है, अगर हर सीट पर देखा जाए तो किस तरह का मुकाबला है और क्या लगता है टक्कर बराबर की है या कहीं एक तरफा भी आपको दिख रहा? झारखंड में जो मुख्य मुद्दा है वो हेमंत सोरेन का जेल जाना है। हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के केस में जेल में बंद है। बीच में कुछ समय के लिए बाहर आए थे, फिर उन्हें वापस जेल में जाना पड़ा। तो इसको जेएमएम ने बड़ा मुद्दा वहाँ बना रखा है और इस पर भाजपा सफाई दे रही है। मगर फिर भी वहाँ झारखंड में जो विकास के काम हुए हैं या जो केंद्र सरकार की योजनाएं वहाँ लागू हुई हैं, उसका एक बड़ा फ़ायदा भाजपा को मिल रहा है। खास करके जो गोड्डा में चुनाव हो रहा है, जहाँ से प्रदीप यादव और निशिकांत दुबे चुनाव लड़ रहे हैं, तो निशिकांत दुबे ने बहुत काम किया है अपने क्षेत्र के लिए। तो वहाँ एक तरह से कहिए कि वॉक ओवर उनको मिलेगा। उन्होंने अपने इलाके में एम्स खुलवाया, देवघर में एयरपोर्ट की सुविधा शुरू करवाई, इस तरह से और भी एक पावर प्रोजेक्ट वहाँ लगवाया प्राइवेट सेक्टर का। तो इसलिए उनकी लोकप्रियता बहुत है। और दूसरे कि वो उन्हीं के उठाए मामले पर आज ये हेमंत सोरेन जेल में है, तो इसलिए उनकी जीत वहाँ से मानी जा रही है कि लगभग तय है। और प्रदीप यादव भी मजबूत नेता हैं, मगर उन पर भी कई तरह के चार्जेज हैं, इसके चलते वो पिछड़ रहे हैं दौर में। बाकी की जो 2 सीटें हैं संथाल की, वो हालांकि शिबू सोरेन का वहाँ बड़ा असर रहा है, हेमंत सोरेन का असर रहा है, तो वहाँ कड़ी टक्कर है। अब उस टक्कर में कोई भी आगे निकल सकता है। दूसरी ओर इनकी जो पत्नी हैं हेमंत सोरेन की, कल्पना सोरेन, तो वो हर जगह जा रही हैं, सभा कर रही हैं और अपने पति की गिरफ्तारी को मुद्दा बना रही हैं। तो महिलाओं में एक भावनात्मक लगाव देखा जा रहा है उनके प्रति। वो संथाली में भी बात करती हैं और जो आदिवासी रीति रिवाज है उसकी दुहाई देती हैं। तो उनका एक सहानुभूति उनके साथ देखी जा रही है, मगर वो सहानुभूति वोट में कितना बदल पाएगी ये देखने वाली बात होगी। चलिए, हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे और मुद्दों पर भी बात करेंगे, हर सीट पर बात करेंगे कि किस तरह का मुकाबला है। बीच बीच में हम खबरें भी लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल वक्त है हेडलाइंस का। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रायोजक केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस वेयर एजुकेशन मीट्स इनोवेशन, नवा शहर पंजाब एंड ऊना हिमाचल प्रदेश और क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की उत्तराखंड। द फ्यूचर इज एक्साइटिंग। प्रस्तुतकर्ता एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, देश का भरोसा। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के 57 सीटों पर मतदान जारी। बिहार की 8 और झारखंड की 3 सीट पर भी डाले जा रहे हैं वोट। 4 जून को आएंगे नतीजे।
लोकतंत्र के महापर्व में दिग्गजों ने डाला वोट। सीएम योगी, जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने डाला वोट। आम लोगों से की वोट डालने की अपील। बिहार में भी दिग्गजों ने डाला वोट। राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर के साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के साथ राबड़ी देवी, आरके सिन्हा के साथ कई नेताओं ने किया मतदान। लोकतंत्र के महापर्व में बुजुर्गों ने भी दिखा जोश। 90 साल की महिला के साथ कई बुजुर्ग मतदाताओं ने डाला वोट। अधिकारियों ने की मदद। गढ़वा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। रमकंडा थाना क्षेत्र के हरहे गांव से नक्सलियों को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना पर कार्रवाई, नक्सलियों से पूछताछ जारी।